अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इब्तिदा करते हैं आज के व्लॉग की। तो आज गूगल गर्दी के दौरान यानी गूगल पे ये देख रहा था कि क्या आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो एक क्वेरी थी कि एक सर्च थी जो नज़र से गुज़री, वो ये कि हाउ टू रीन्यू 3 मंथ इकामा इन सऊदी अरेबिया। तो ये क्वेरी या सर्च देख के ज़हन में ख़्याल आया कि वाकई सऊदी हुकूमत ने ये ऐलान तो किया था कि जो है वो 3 माह का इकामा रीन्यू करवाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद इस हवाले से मज़ीद कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, यानी कोई मज़ीद तफसील सामने नहीं आई कि ये इकामा कैसे रीन्यू होगा जो 3 माह का था। क्योंकि सऊदी अरब ने जब अपने शहरियों को ज़्यादा मुलाजमतें देने के लिए ये पॉलिसी इख्तियार की कि जो बैरून मुल्क से आने वाले अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ शिकंजा तंग किया जाए, और जो कि बराजमान हैं ईज़ी जॉब्स पर जो कि सऊदी शहरी भी कर सकते हैं, तो उन्हें इस हवाले से छुट्टी करवाई जाए या दाएं बाएं किया जाए ताकि सऊदियों को जो है वो बेरोज़गार सऊदियों को रोज़गार मिल सके। हर हुकूमत की यही कोशिश होती है कि जो उसके शहरी उनको रोज़गार मिले, इसलिए सऊदी हुकूमत को इस हवाले से तो तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता। ये एक बिल्कुल फेयर गेम है, फेयर प्ले है कि हर मुल्क जो है वो कहता है कि मेरे शहरी जो हैं मेरे ऊपर बोझ ना बने, वो इस हवाले से ख़ुद मुख्तार हों, उनको मुकम्मल तौर पर रोज़गार मिले, माशी तौर पर आज़ाद हों, एक उज़्वे मुअत्तल ना बन के रह जाएँ। चलें, ये तो अलग बहस है, ये तो एक अच्छी बात है, मैं इसके हक़ में हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उम्मीद रखूँगा कि मुझे अच्छी मुलाजमत दी जाए, ना कि बैरून मुल्क से आने वाले ऐसे अफराद को मुलाजमत दी जाए जो कि मैं कर सकता हूँ। मैं तो इस बात के हक़ में हूँ, मैं तो उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाऊँगा। उन्होंने एक अच्छा इक़दाम उठाया है। चलें, ये गैर मुल्कियों की फ़ेवर में नहीं गया, गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ चला गया, लेकिन वो हुकूमत है सऊदी शहरियों की, तो सऊदी शहरियों की फ़लाह का ही सोचेगी ना। बैरून मुल्क से आने वालों को तो बाद में सोचेगी। बैरून मुल्क से जाने वाले उनके मुल्क सोचें कि हमने इनको रोज़गार क्या देना है, कैसे देना है, जो कि बाहर से इस तरह आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो इकामा की फ़ीस थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। इकामा की फ़ीस बढ़ती गई। जब मैं गया 2010 में, उस वक्त इकामा लगता था जी 750 रियाल में, तकरीबन 300-400 की इंश्योरेंस हो जाती थी, यानी 1000 रियाल में आपका इकामा लग जाता था 1 साल का। अगर आप 2 साल का लगवाएं तो तकरीबन 1500-1600 में आपका 2 साल का इकामा लग जाता था। 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। उस वक्त बहुत ज़्यादा सहूलत थी, काम भी था, हर चीज़ थी, रोज़गार भी था, इकॉनमी बूम कर रही थी, कंस्ट्रक्शन का शोबा बहुत ऊपर जा रहा था, हर चीज़ जो थी वो एक लेवल पे थी, तो इस हवाले से महसूस नहीं होता था। तेल की प्राइसेस उस वक्त अच्छी थी क्योंकि सऊदी हुकूमत जो थी उस वक्त ज़्यादा रिले करती थी तेल के ऊपर के तेल फ़रोख्त करो और अपना काम चलाओ। लेकिन उन दिनों रिसेशन आया और जो तेल की कीमतें थी वो ड्रॉप होनी शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका जो था उसने अपना तेल निकालना शुरू कर दिया, शेल ऑयल में मार्केट में आ गया, और ये सारे फैक्टर मिलके जो हैं, क्योंकि वैसे भी इकॉनमी में रिसेशन आ गया तो तेल की तलब थी वो कम हुई। जब तेल की तलब कम हुई तो प्राइस कम हो गई, और उसके साथ ही सऊदी मईशत पे इसके बुरे असरात सामने आना शुरू हो गए। जब बुरे असरात सामने आना शुरू हुए तो उनको, जो सरकारी मुलाजमीन थे, उनको तनख्वाहें देने के लिए जेब में लंबा हाथ मारना पड़ा, यानी कौमी ख़जाने पे बोझ बढ़ गया। अगर आपकी इनकम नहीं हो रही लेकिन आपके खर्चे उस हवाले से ज़्यादा होते जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपको इस हवाले से कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे, और उस हुकूमत ने भी किए और अब भी कर रही है। तो ये ज़रब लगा गैर मुल्कियों पे, जो कि इस हवाले से सऊदी कह सकते हैं कि हुकूमत के इस हवाले से मेहमान थे कि रोज़गार कर रहे थे और दूसरी शॉप्स वगैरह ये वो सारे काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई इनको कैसे एक नेट में लाया जाए, एक शिकंजे में लाया जाए कि इनसे पैसे भी लिए जाएं, और इतने पैसे लिए जाएं कि अगर ये यहाँ रहें तो वो रहें जिनकी हमें ज़रूरत है, या जो इस हवाले से कमाई कर सकते हैं, हमें टैक्स वगैरह फ़ीस वगैरह दे सकते हैं। बाकी जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी रिसेशन है, कंस्ट्रक्शन का शोबा तो चल नहीं रहा, कंस्ट्रक्शन का शोबा नहीं चल रहा, तो अनस्किल्ड लेबर जो है उसको बाहर कर दिया जाए। फिर सऊदी हुकूमत ने एक स्कीम निकाली जिसके तहत क्या ऐलान किया गया कि जो अनडॉक्यूमेंट हैं, जिनके इकामे ख़त्म है लंबे अरसे से, उनको मोहलत दी गई, भाई आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप अपना काम सीधा कर लो। तो बहुत ज़्यादा जो थे लोग, उन्होंने अपने इकामे सीधे किए, यानी इकामे रीन्यू करवाए, नए कफ़ील ढूंढे, नई कंपनियाँ ढूंढी, वो कफ़ाले करवाए, एक लंबा सिलसिला चला। बहुत ज़्यादा हुकूमत को फ़ायदा भी हुआ इस हवाले से, उनकी कमाई भी हुई। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक वहाँ पे कानून होता है गुरफ़ा तिजारिया करवाने का। अगर आपके पास किसी कंपनी का या कफ़ील का डॉक्यूमेंट है, पेपर है, ख़ास तौर पे मुअस्ससा या कंपनी का,
तो उसको ज़रूरत होती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टेस्ट करवाने की ये स्टैंप और सिग्नेचर बिल्कुल असल हैं, इसमें कोई 2 नंबर या नकल नहीं है। तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है उसमें उस कंपनी या मुअस्ससे के वो स्टैंप या सिग्नेचर रजिस्टर्ड होते हैं। जब आप वो अपना पेपर लेके जाते हैं वहाँ पे, तो वो 25 रियाल उस वक्त फ़ीस थी, 25 रियाल लेते थे, तो अटेस्ट कर देते थे कि वाकई ये डॉक्यूमेंट, ये साइन और ये स्टैंप असली है। जब कफ़ाला करवाना होता था तो उस पेपर की ज़रूरत पड़ती थी। वो कहते थे कफ़ील से पेपर लेके आओ कि वो आपको राज़ी है रिलीज़ करने में, और जो नया बंदा है वो ओके कर रहा है कि मैं इस बंदे की कफ़ालत ले रहा हूँ या इसको अपना मातहत बना रहा हूँ। तो उस वर्के की क्योंकि ज़रूरत पड़ती थी, तो सुबह के बंदे रात को आते थे, इतनी लंबी लाइन लगी होती थी, इतना लंबा रश होता था ये काम करवाने के लिए। जब ये काम करवाने के लिए रश है तो ज़ाहिर बात है कफ़ाला करवाने के भी लिए रश है। और अगर आपका पहला कफ़ाला तो उस वक्त फ़ीस थी 2000 रियाल, दूसरा तो 4000, तीसरा तो 6000, इस तरह बढ़ती जाती थी। हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लोगों ने कामें भी रीन्यू करवाए। उस वक्त फ़ीस कम थी, जिस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बात है 2013 से 14 के दरमियान। हुकूमत को ठीक ठाक फ़ायदा हुआ। उसके बाद हुकूमत ने क्या किया, फ़ीस बतदरीज बढ़ानी शुरू कर दी। फैमिलीज़ पे भी टैक्स लग गया। हालांकि फैमिलीज़ उस हवाले से कारोबार या कोई मुलाजमतों पे तो रिले करके नहीं बैठी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि गैर मुल्कियों को अब थोड़ा सा साइड पे किया जाए, मुल्क से बाहर किया जाए। फैमिलियों पे भी फ़ीस लग गई और इकामे पे भी फ़ीस लग गई, और इकामे पे इतनी तेज़ी से फ़ीस लगी, यानी अगर इस साल आपका इकामा जो पहले 2 साल का 1600 रुपये का लग रहा था, फिर उन्होंने उसको 1 साल का कर दिया और 1 साल की फ़ीस कर दी तकरीबन 3500 रियाल, 3400 रियाल। वही फ़ीस अगले साल होगी 4800, फिर 8000। अब तकरीबन जो फ़ीस है वो तकरीबन 11,000 रुपये आपका ख़र्चा आ जाता है इकामा 1 साल के रीन्यू करवाने पर। अब वहाँ पे सिस्टम चलता है हिजरी के हिसाब से साल, जो कि पहले ही साल जो होता है तकरीबन 11.5 माह का होता है अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें, क्योंकि जो हिजरी महीना होता है वो इंग्लिश के महीने में कम होता है। 31 का महीना तो हिजरी में होता कोई नहीं, या 29 होते हैं तो या कोई महीना 30 का आ जाता है। तो तकरीबन आपको 11,000 रियाल दे के जो इकामा हाथ आता है वो होता है तकरीबन 11,000 रियाल का। तो इसके बाद क्या हुआ भाई, अब सऊदी हुकूमत को भी पता है कि ये गैर मुल्की जो हैं ये अपनी जेब से इकामा लगवा रहे हैं। हालांकि कानून ये कहता है कि जो बंदा जिस गैर मुल्की से काम ले रहा है वो ज़िम्मेदार है इकामा रीन्यू करने का। अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी एक मेडिसिन कंपनी है, तो मेरी ये मेडिसिन कंपनी ज़िम्मेदार है मेरा इकामा रीन्यू करवाने की। लेकिन मेडिसिन कंपनी क्या कहती है, वो कहती है हम तुम्हें तनख्वाह देंगे बिलफ़र्ज़ 2,000 रियाल, 2500 रियाल, 3,000 रियाल। इतनी तनख्वाह देने के बाद हमारे बाजू खड़े हैं, हमने आपको कोई पैसा नहीं देना। इकामा रीन्यू करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप हर महीने हमें 700, 800 रियाल, 1000 रियाल देते रहो, हम बाद में आपका इकामा रीन्यू करवा देंगे। हम अपनी जेब से 11,000 रियाल नहीं देंगे, जो कि 90% कंपनी अब यही कर रही हैं। वो कहती हैं भाई इतने ज़्यादा पैसे हम नहीं दे सकते, एक तो आपको मुलाजमत दें, तनख्वाह दें, और उसके बाद आपका इकामा भी रीन्यू करें। तो इकामा रीन्यू करवाना मुकम्मल तौर पे आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी है। काम करना करो, नहीं करना मास्सलामा। ये तो होगी इकामे की बहस। तो हुकूमत को भी पता है कि ये इकामा जो है वो गैर मुल्की लगवा रहा है अपनी जेब से, जो भी चंद अफराद लगवा रहे हैं। अभी फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि कोरोना आ गया और सारे ये मामलात ख़राब हो गए। तो क्या किया गैर मुल्कियों ने भी, ये उम्मीद छोड़ दी कि हम इकामा लगवाएंगे, वो इकामे से आज़ाद हो गए। मेरे दोस्त कहते हैं भाई जिस दिन इकामा ख़त्म होता है उस दिन टेंशन होती है, उससे अगले दिन टेंशन होती है, उसके बाद आप टेंशन फ्री हो जाते हो कि अब अल्लाह के हवाले, जिसको पंजाबी में कहते हैं तेरे कन्ना होते वागाने, कि जिधर मर्जी जा। फ़ीस ज़्यादा है, काम है नहीं, कोरोना की वजह से हालात मखदूश हैं, तो फिर गैर मुल्की क्या करें। गैर मुल्की कहते हैं ठीक है ख़त्म हो गया। जितनी देर काम चलता है चलाते हैं, जितनी देर काम होता है करते हैं। काम नहीं होगा, हुकूमत पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो मुल्क भेज देगी। फिर अब क्या कर सकते हैं, इतने पैसे तो पास है नहीं। उनका मौका भी ठीक है, हुकूमत का मौका भी ठीक है। हुकूमत कहती है भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारे भी हालात मुआशी जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, हमें भी टैक्स चाहिए, हमें भी फ़ीस चाहिए। जो गैर मुल्की है वो कहता है मेरे पास काम नहीं है, काम है तो मेरे पास इतने बचते नहीं हैं कि मैं इतने पैसे इकट्ठे दे सकूँ। फिर हुकूमत ने क्या कहा जी, हुकूमत ने कहा जी आप 3 माह का इकामा लगवा लो, यानी फ़ीस उतनी ही रहेगी। आप 3 माह का इकामा रीन्यू करवा लो तो हमें बिलफ़र्ज़ अगर 11,000 रियाल खर्चा आते हैं, चले हम यही कहते हैं 12,000 रियाल खर्चा आ गया, तो आप 3 महीने का लगवाएं, 3,000 रियाल दें, आपका 3 महीने का इकामा रीन्यू हो जाएगा। आपके पास अगर इकट्ठे पैसे नहीं है, आप 3-3 माह का रीन्यू करवाते जाएं। लेकिन वो ऑप्शन भी कोई तोड़ नहीं चढ़ सकी अभी तक, क्योंकि ऐलान हुआ
कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद हुकूमत ने डेट दी 14 मार्च 2021 को कफ़ाले का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, हुकूमत के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा या कफ़ील या कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट मुकम्मल, आप नई कंपनी में जाने के लिए आज़ाद। वो तो हो गई बात एक साइड पे। 14 मार्च को गुज़रे भी आज तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी ये निज़ाम जो है मौसर नहीं हो सका, फ़ाल नहीं हो सका या एक्टिव नहीं हो सका, अभी भी पुराना निज़ाम चल रहा है। और ये 3 महीने का जो इकामा है इसकी भी यही सूरत हाल है। ये इकामा भी अभी उसी नहज पे खड़ा है जहाँ पे कफ़ाला सिस्टम खड़ा है, यानी पुराना निज़ाम चल रहा है। 11-12 हज़ार रियाल आपके पास है, आपका इकामा रीन्यू हो जाएगा। वो भी अगर आपकी कंपनी ठीक है, रेड नहीं है, ग्रीन है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जो हैं वो रीन्यू हो चुके हैं, यानी कोई भी चीज़ एक्सपायर नहीं है, जिसे हम सिज्जल तिजारी या कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रुखसा बल्दिया जो है म्यूनसिपल अथॉरिटी की जानिब से जो लाइसेंस दिया जाता है वो भी ठीक है, कफ़ील की तरफ से भी कोई वायलेशन वगैरह नहीं है, कंपनी पे कोई वायलेशन नहीं है, तो आपका इकामा रीन्यू हो सकता है। हुकूमत की जानिब से इतने लंबे चौड़े प्रोसेस हैं कि बंदे 12,000 रियाल लेके भी जेब में फिर रहे हैं, लेकिन इकामा रीन्यू नहीं हो रहा। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ, या तो उनकी कंपनी रेड है, या कंपनी पे कोई वायलेशन है, या जो कफ़ील है उसकी तरफ से कोई मसला है, या इंश्योरेंस नहीं हो रही। इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा मसला है कि आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस का भी कहते हैं ग्रुप की होगी, 25 बंदों की इकट्ठी इंश्योरेंस हो सकती है, अकेले की नहीं हो सकती। यानी जितने मुँह उतनी बातें और उतनी ज़्यादा मसाइल इकामे के हवाले से। सऊदी हुकूमत जो कि इस निज़ाम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकती थी, चलें अब तो उनकी तरजीह नहीं रही कि गैर मुल्की नहीं चाहिए मुल्क में, लेकिन सऊदी हुकूमत अभी भी इस निज़ाम को जितना सहल बना सकती थी सऊदी हुकूमत ने नहीं बनाया। सऊदी हुकूमत जो है वो इस निज़ाम को पेचीदा करती चली गई है और मुश्किल करती गई है। हर काम जो है वो कंपनी, कफ़ील या मुअस्ससे के हाथ में दे दिया गया, अजनबी के हाथ में कोई चीज़ नहीं आई। हुकूमत ने दावे ज़रूर किए कि हम अब अबशर पे निज़ाम आ गया, आपके मोबाइल में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन सिर्फ सऊदी के लिए आया, गैर मुल्की के लिए नहीं आया। सऊदी को ये सहूलत होगी कि वो आपको एप्स काउंटर कर सकता है, आपका हरूफ लगा सकता है बिल्कुल आसानी से, कोई उसको दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपना मोबाइल खोले, जो मुअस्ससे या कंपनी की अबशर है, अपनी ज़ाती अबशर है, उसमें खोले, ये बंदा मेरी तरफ से फ़ारग, उसको ये आसानी मिल गई। गैर मुल्की को कोई इस हवाले से आसानी नहीं मिली, बदकिस्मती से, जो कि मिलनी चाहिए थी, जिसका हुकूमत ने वादा या ऐलान किया था। क्योंकि सबसे बड़ा मसला था इकामे का, कफ़ाले का, और इसके बाद मसला आता था कि कफ़ील के साथ मामलात करने में। अभी आप केस करते हो तो केस बहुत लंबा चलता है, ख्वारी होती है, कफ़ील भी ख़िलाफ़ हो जाता है, फिर आपने पाकिस्तान भी जाना है। क्या करे बंदा, इंडिया के शहरी हैं, पाकिस्तान से भी ज़्यादा, वो पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके अपने ज़ाती ज़्यादा कारोबार थे। जो हुकूमत ने अभी ये शिकंजा डाल दिया कि आप अपना ज़ाती काम नहीं कर सकते, काम आप सऊदी के साथ करो, उसका मुलाजिम बन के वो आपको सैलरी दे, जो भी नफ़ा हो नुकसान हो वो सऊदी का हो, आपका ज़ाती कोई दुकान नहीं हो सकता। रेडी का तो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो फिर बात वही आ गई कि 3 माह का जो इकामा था वो फ़िलहाल जो है वो एक्टिव नहीं हो सका। मुस्तकबिल करीब में शायद एक्टिव हो तो मैं आपको इस हवाले से मज़ीद तफसील बता सकूं। अभी तो वैसे भी आधे से ज़्यादा जो गैर मुल्की हैं वो दूसरे ममालिक में जाके फंस चुके हैं, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगाई मार्च 2020 में, फ़िज़ाई पाबंदी, और तकरीबन 1 से 1.5 माह उसके बाद पाबंदी खुली है। इस 1.5 साल के अरसे के दौरान पाबंदी मुसलसल रही है, लेकिन लोग उधर से आते रहे हैं, यानी उधर से जिसने बांग्लादेश आना था आ गया, पाकिस्तान आना था आ गया, इंडिया आना था आ गया, लेकिन लोग उस हवाले से वापस नहीं जा सके। कुछ अफराद गए हैं कॉरिडोर कंट्री से, मालदीव से, श्रीलंका से, कीनिया से, उज़्बेकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से, UAE से, लेकिन बहुत थोड़ी तादाद गई है। ज़्यादा तादाद अब भी पाकिस्तान में फंसी हुई है। ये अगर आप इस चैनल को वो करते हैं, वॉच करते हैं, तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने गया तो वहाँ पे क्या रश की सूरत हाल थी, जिसमें 90% अफराद जो थे वो सऊदी अरब जाना चाहते थे, लेकिन इस मसले की वजह से कि फ़्लाइट्स बंद हैं तो वो फ़िलहाल फंसे हुए हैं। अभी मॉडर्ना की भी दूसरी खुराक में अभी नहीं लग रही। एस्ट्राज़ेनेका की भी जिन्होंने दूसरी खुराक लगवाई थी उनको भी अभी पहली खुराक लगवाई थी उनको भी अभी दूसरी खुराक नहीं लगी। और इसके बाद वो अफराद आते हैं कि जिन्होंने साइनोफार्म या साइनोवैक लगवाई थी, चलें उसको, उनको तो वो कंसेशन मिल गई। इसको सऊदी हुकूमत ने कह दिया कि जो ही फ़्लाइट्स बहाल होंगी आपने अपना कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करें तो आपको करंतना फ्री जो सऊदी अरब जा सकेंगे। चलें अच्छी खबर होगी उनके लिए जो परेशान थे कि चाइनीज़ वैक्सीन लगवा के। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हैं फ़्लाइट्स बहाल होने की कोई उम्मीद या चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी ख़बरें देखें आप उसमें यही बात सामने आ रही है कि अभी डेल्टा वेरिएंट की वजह से
सिंध के हालात पाकिस्तान में अच्छे नहीं हैं, इंडिया के हालात भी अच्छे नहीं हैं आपके सामने। स्कूल जो हैं वो दोबारा बंद होने जा रहे हैं अगस्त से, तालीमी इदारे, सिनेमा, ये वो। सिंध हुकूमत ने अच्छे स्टेप लिए कोरोना के ख़िलाफ़, लेकिन इस डेल्टा वेरिएंट जो है इतना हैवी हो चुका कि कोरोना वायरस है वो इसके आगे मासूम नज़र आता है, क्योंकि इसके फैलने की शरह बहुत ज़्यादा है। सिंध हुकूमत जो कर रही है वो पीर से स्कूल बंद कर रही है, तो पाकिस्तान में भी जो शरह 2% पे चली गई थी, वही केसेस पॉजिटिव आने की शरह अभी जो चली गई है वो तकरीबन पे चल रही है 6% पे, 5 से 6 के दरमियान चल रही है। अलार्मिंग सिचुएशन है। बाकी ममालिक जो कि फ़्लाइट्स खोलना भी चाहते हैं, तो जब इस सूरत हाल को देखें तो भी डर जाते हैं। लेकिन उन तमाम ममालिक के लिए ये पैरामीटर होना चाहिए कि जिन अफराद ने वैक्सीन लगवा ली, आपकी अप्रूव करदा, उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो आप उनको मुल्क में आने दें। क्योंकि जब आप ख़ुद कहते हैं कि हमारे मुल्क में हर शहरी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, कोरोना से बचाती है, ये करती है, वो करती है, तो फिर जो दूसरे मुल्क के अफराद हैं वैक्सीन तो उन्होंने भी लगवा रखी है, फिर उनको रोकना मेरे ख्याल में नाजायज़ है, मुनासिब नहीं है। हर बंदे के साथ फैमिली जुड़ी है, वो परेशान है, जॉब पे जाना चाहता है, वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और दूसरे मसाइल हैं, उन्हें इस हवाले से, चाहे कोई भी मुल्क है, सऊदी अरब हो, UAE हो, यूरोप का कोई मुल्क हो, अमेरिका का मुल्क हो, अगर तो उस बंदे ने वैक्सीन लगवा लिया तो फिर आपको लाजमी तौर पे इजाज़त देनी चाहिए कि वो आके अपने को रोज़गार का मुंह देख सके, सीधा हो सके। तो इकामे की फ़ीसेस आपके सामने ही हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत का एक काम जो तारीफ़ के काबिल है, उन्होंने पहले इकामा बढ़ाया था 31 जुलाई 2021 तक, फिर इकामा बढ़ाया 31 अगस्त तक, कि जो नहीं आ सके हमारी वजह से, क्योंकि हमने फ़िज़ाई बैन लगा रखा है, तो चलो उनको सहूलत हो जाएगी, उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर ना हो, छुट्टी एक्सपायर ना हो, तो वो वापस सऊदी अरब आ सकें। तो फिर इससे उम्मीद यही बनती है कि सऊदी अरब जल्द से जल्द अफराद जा सकेंगे जो भी इस हवाले से परेशान हैं। और इकामा आप तो ज़ाहिर बात है आप लगवाएंगे जाके, लेकिन अभी जो सऊदी अरब में मौजूद अफराद हैं जो फंसे हुए हैं, उनके पास 90% के पास इकामा जो है वो एक्सपायर है, उन्होंने रीन्यू नहीं करवाया और ना ही करवा सके हैं, सिर्फ इस वजह से कि सऊदी हुकूमत ने फ़ीसेस ज़्यादा ले रही है। सऊदी हुकूमत को भी इस हवाले से चाहिए कि फ़ीसेस जो हैं वो इतनी मुनासिब रखे कि हर बंदा इकामा लगवा सके। अगर इकामा लगवाएगा ही नहीं तो फिर आपको फ़ीस की फ़ायदा तो नहीं होगा। अगर वही फ़ीस मुनासिब हो, 5000 हो, 6000 हो, तो हर बंदा लगवाए। कजा ये कि कोई भी ना लगवाए, कजा ये कि बंदे 6000 दे के इकामा लगवाएँ, आपको फ़ायदा है। हुकूमत अगर ये बात सोचे, लेकिन अगर हुकूमत का ये मिशन है हमने अजनबी नहीं रखने, गैर मुल्कियों को मुल्क से निकाल देना, तो फिर उनकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, इस तरह तो निकलेंगे ही। कल की खबर है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऐसे गैर मुल्कियों को पकड़ा है जो कि इकामा कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे। और इकामा कवानीन ख़िलाफ़ वर्जी कौन सी होती है? यही होती है कि आपका इकामा एक्सपायर है। जब आपका इकामा एक्सपायर है तो आप निज़ाम के मुखालिफ हैं, आप कहीं भी पकड़े जा सकते हैं, चाहे वो चेक पोस्ट हो या आपके घर पे छापा पड़े, आप पकड़े जाएंगे। और अभी फ़्लाइट की भी वो सूरत हाल है कि वो अच्छी नहीं है, तो मे भी आपको 20-22 दिन, महीना जेल में भी लग जाए अगर वो पाकिस्तान आपको भेजना चाहते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कानूनी तरीके से रहें। मेरी हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को यही इल्तिजा है, यही दरख्वास्त है कि आप जिस मुल्क में भी जाएं आप कानूनी तरीके से रहें, गैर कानूनी तरीका इख्तियार ना करें। आपके लिए भी मसला हो सकता है, आपकी फ़ैमिली के लिए भी मसला हो सकता है और पाकिस्तान के लिए भी मसला है, क्योंकि ये बदनामी का बायस है। अभी जो जेलों में कैद थे पाकिस्तानी, और बदकिस्मती की बात यह है कि सऊदी अरब की जेलों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो कैदियों की वो पाकिस्तानियों की है। हालांकि इंडियन शहरी पाकिस्तानियों से ज़्यादा हैं सऊदी अरब में रहने वाले, लेकिन जेलों में ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, अपने लपड़ों की वजह से, अपने पंगों की वजह से। इन लपड़ों और पंगों से भी पाकिस्तानियों को फ़िलहाल, बल्कि हर वक्त दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो अच्छा काम नहीं है। लेकिन बड़े बड़े अच्छे पाकिस्तानी भी हैं और बड़े बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं, उनको हमारा सलाम है, उनको हमारा सलूट है, जो कि बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ईमानदार हैं, उनको देख के दिल खुश होता है, जो कि निज़ाम के साथ चलते हैं। क्योंकि जब आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हो तो फिर आप वहाँ के निज़ाम के मुताबिक चलने पर बाउंड हो, फिर आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, आपको उनके निज़ाम के मुताबिक चलना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा फन्ने खां हो या ज़्यादा अपने आप को तीसमार खान समझते हो तो फिर अपने मुल्क में रहे और यहीं जो भी है आप नहीं जग्गी जुगी करो, तो फिर मेरा ख्याल है मुनासिब है बजाय कि दूसरे मुल्क में जाकर पासपोर्ट बनवा कर आप ग्रीन पासपोर्ट को भी गंदा करो। वैसे भी ग्रीन पासपोर्ट जो है वो वर्स्ट है दुनिया में, बहुत निचले लेवल पे, बल्कि सबसे निचले से निचले लेवल पे ही है, हमारे इन कारस्तानियों की वजह से ही, जो कि कभी बड़ा ताकतवर पासपोर्ट होता था। लेकिन अभी कोई भी गैर मुल्की काउंटर पे आप जाके बताएं या पासपोर्ट दिखा दें तो वो आपको ज़रा अच्छे तरीके से वॉच करता है, देखता है कि ये क्या चीज़ आई है हमारे मुल्क में और इसको कहाँ रखना है, इसको दाखिला देना है या नहीं देना। हमारे करतूत हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, हमें उनको कोई गाली नहीं देनी चाहिए।
हम कैसे दिल गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, वो काफिर हैं, वो यहूदी हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, लेकिन इससे नताइज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ख़ुद ऐसे हैं। पहले गिरबान ठीक करो, फिर दूसरे को कहो जाके। इस्लाम का भी यही दर्स है, अपने आप को ठीक करो, दुनिया खुद ब खुद आपको ठीक नज़र आएगी। हम क्या करते हैं, हम कुएं में से क्या करेंगे, पानी निकालेंगे, कुत्ता नहीं निकालेंगे। जब जितनी देर कुत्ता नहीं निकालेंगे, पानी में से स्मेल ख़त्म नहीं होगी, चाहे आप 200 डोल निकाल लें। मसला कुत्ते का है, कुत्ते को निकालना है बाहर। तो काफ़ी बातें हो गई आज इकामे के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, हमारी जान है, हमारी धड़कन है। इन शहरों में जाके जो सुकून मिलता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरा तजर्बा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या फ़िज़ा है, क्या माहौल है, क्या बरकतें हैं, क्या सआतें हैं, ये जो जाता है उसको ही पता चलता है। आप भी कोशिश कीजिएगा जाने की। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।